हेलो दोस्तों, आपका आरवी मानुषी पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि अब समय बिल्कुल कम है, रिवीजन करना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो आपको देखना है। लेकिन जिम्मेदारी मेरी भी है कि आपके इस बार संविधान से एक भी % गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो आप पहले आप सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। संविधान का इतिहास, अंबेडकर की भूमिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारतीय विदेश नीति, नेहरू की भूमिका, भारत और यूएनओ की भूमिका, वर्तमान परिदृश्य, 1919-1935 का अधिनियम। ठीक है, अब आपके चाहे आप 2016 या 18 या अभी आपके जो 2022 में दिसंबर में जो एग्जाम हुए उनका पेपर देखिए। आपके संविधान में, भारत के संविधान से, इनसे आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे गए। 10 प्रश्नों में से आपके 3 प्रश्न आपके अनुच्छेदों से ही पूछे गए। ठीक है, तो आपके 395 अनुच्छेद है। तो आपको काम ये करना है, नंबर 1 तो कि आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, केवल इनके यानी कि 5 ही टॉपिक है। 395 से इनसे संबंधित जो मूल अधिकार है आपके टोटल 40 से 50 या फिर आपके अधिकतम 60 अनुच्छेद, कितने में से 395 से केवल इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करना है, क्योंकि वही अनुच्छेद आपके पूछेंगे। आपको पूरे अनुच्छेद याद नहीं करने, आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद ही आपको अच्छे से याद करना है। जैसा कि अगर मूल कर्तव्य से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, और मूल कर्तव्य से नहीं पूछेंगे बच्चों की तरह आपके कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, कौन से समिति ने सिफारिश दी, कब बना, ये बिल्कुल आसान वाले हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्यों में से आपके 4 ABCD में 4 मूल कर्तव्य देंगे। उनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य आपके 51 क में नहीं है। या फिर देखो इस तरह से पूछेगा आपके कि अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का सही क्रम क्या है। अब आपकी वहां पर 4 थे तो आपका सही क्रम ये था धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। और दूसरे ऑप्शन थे, उसमें क्या था, उसमें पहले आपको भाषा रख दिया आगे और धर्म पीछे रख दिया। तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि सही क्रम क्या है। जैसे पहले आपके धर्म आएगा, फिर भाषा आएगी, फिर प्रदेश या वर्ग आएगा। तो ये भी आपको क्रम ध्यान रखना है। यानी कि अब आपको संविधान में जो टॉपिक सीमित है आपके, यानी कि आपके टॉपिक बिल्कुल सीमित है, और सीमित होने के कारण आपके एग्जामिनर बहुत गहराई से आपके क्वेश्चन पूछेगा, तो इन पर आपको समझना होगा। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि आपको अनुच्छेद याद करने हैं, तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 41 में किससे संबंधित है, आपके नीति निर्देशक तत्वों से। आपके मिलान वाले अनुच्छेद भी आएंगे कि आपके लोक सहायता में किस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ। अब लोक सहायता में यानी कि आपको देखना होगा, वहां पर आपके 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से थे, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और चिकित्सा सहायता। यानी कि लोक सहायता में आपके इसमें से 4 शब्दों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें आपकी चिकित्सा सहायता का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या आपके बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी का इसमें प्रयोग किया गया है, ये चीजें आपको देखनी है। इसी तरह किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, यहां पर दिया हुआ है। आपको मैंने बता दिया कि ये इनसे संबंधित अनुच्छेद आपको याद करने हैं। अगर आपको 3 में से 3 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो आपके 74, 75, 78 में आपका इसमें उल्लेख है। इसी तरह अनुच्छेद सम्मिलित कीजिए, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, 18 करता है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में हम देखेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको किस तरह से आपको याद करना है। जैसा कि पहले तो राजनीतिक दल में याद करेंगे तो पहले अपन को यह ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय दल क्या होता है। अब राष्ट्रीय दल के लिए आपको परिभाषा पूछ सकता है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद करना होगा, 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि 2 यानी कि अगर कोई सा भी दल अगर लोकसभा की कुल सीटें हैं, मान लीजिए आपकी कुल सीटें हैं 545, अगर 545 में से भी कौन सा भी दल 2% सीटें जीत जाता है तो वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ये आपको समझना होगा, क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय दल कहलाएगा। या फिर आपको 4 यानी कि अगर कौन सा भी दल अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसके रूप में, राज्य स्तरीय, न कि राष्ट्रीय स्तरीय। अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तभी वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ठीक है, और चौथा यानी कि अगर किसी भी दल को लोकसभा के चुनाव में, किसमें,
लोकसभा के चुनाव में अगर उसको 6% मत मिलते हैं, वैध मतों का 6%, यानी कि कितना, यानी कि 6% मत किसका, वैध मतों का 6% उसको मिलते हैं, तब भी वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी दल को कुल लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या का कितना 2% मिलता है, तो भी राष्ट्रीय दल कहलाएगा। आपको 2, 4, 6 गिनती याद रखनी है। 2% का मतलब लगभग 545 में से 11 सदस्य अगर उसके जीतते हैं राष्ट्रीय दल के, तो वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ये परिभाषा यहाँ आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा दल है जिसने 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल के रूप में, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अगर आपकी बात करें तो आपका एक राष्ट्रीय दल है, कौन सा, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी। राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी ऐसा दल है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो संगमा है, प्रिय संगमा। ये राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है और ये 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो मेघालय है आपका, एक मणिपुर है, एक नागालैंड है और एक आपके अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में ये पार्टी राज्य स्तर के रूप में दर्ज थी, इस कारण इसको राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस राजनीतिक दल को 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय दल के रूप में भाग नहीं लिया। अब आपके 8, अब 1 9 हो गया, यानी कि आपके आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, तो 9 राष्ट्रीय दल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके ये भी आ सकता है कि आपके राष्ट्रीय दलों को स्थापना दिवस के अनुसार सही क्रम जमाइए। जैसा कि आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे प्राचीन है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, किसकी, राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद में अगर आप देखें तो आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई, 1925 में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हो गया, होने के बाद में इसकी 2 शाखाएं हो गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 2 शाखा होने के बाद में जो दूसरी बनी वो मार्क्सवादी बन गई, मार्क्सवादी। इसके बाद में आपके 2 पार्टी कौन कौन सी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 1964 में इसका विभाजन हो गया। इसके बाद में काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बना दी, ये चौथा हो गया। इसके बाद में 1998 में आपके ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बना दी, तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद में 1999 में आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अभी आपके देखा होगा ड्रामा आपने महाराष्ट्र में चल रहा है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये शरद पवार की जो 1999 में इसका गठन हुआ, तो 3, 3, 6 और एक आपके 7, यानी कि इस तरह से आपके 8 यानी कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और एक आपके आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी, कब, 1980 में। इस तरह से आपके 8 ये राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्राचीन से नहीं। जैसे प्राचीन सबसे कौन सा है, कांग्रेस है। उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, और सबसे नवीन कौन सा है, आपके राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी 2013 में। इस तरह से उसके बाद में अगर आम आदमी पार्टी आए तो नवीन हो जाएगा। इसी तरह किस तरह से पूछा गया आपके, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, पता है आपको विभाजन कब हुआ। इसी तरह असम गण परिषद की स्थापना कब हुई, ये आपकी राज्य स्तरीय दल है। इसी तरह दल स्थापना करता, चुनाव चिन्ह आपको ध्यान रखना है। और आपकी एक क्वेश्चन भी पूछा गया, दबाव समूह होता क्या है। जैसे बात करें आपके दबाव समूह होता क्या है, दबाव समूह कुछ नहीं होता, एक संगठन होता है जिसको हम अनौपचारिक सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनौपचारिक सरकार। किसको, दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार भी बोलते हैं, या फिर इसको आदर्श सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदर्श सरकार। ठीक है, आदर्श सरकार बोलते हैं। दबाव समूह सरकार से संबंधित हो सकते हैं या सरकार समाज से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए आपकी शिक्षक संघ हो गया, या छात्रों का संघ हो गया, या मजदूर संघ हो गया, या व्यापारियों का संघ हो गया। ये सब दबाव समूह है जो क्या करते हैं, पर्दे के पीछे रखकर अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो आपके क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि इनमें से कौन से पार्टी से, यानी कि किस राजनीतिक दल से कौन सा दबाव समूह संबंधित है। जैसे इंटक, एटक,
आपके पूछा होगा, जैसे भारतीय मजदूर संघ आपके भाजपा से संबंधित है, तो उनका मिलान आपको करना होगा कि कौन कौन से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह इस तरह से, जैसे भारतीय मजदूर संघ का संबंध भाजपा से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इंटर का संबंध किससे है, आपके कांग्रेस है, इनकी स्थापना कब हुई, ये आपको देखना है। यहां से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह अगर आपके अंबेडकर की भूमिका देखें तो अंबेडकर का क्वेश्चन आएगा आपके कि कौन सी पुस्तक अंबेडकर साहब ने नहीं लिखी, ये कौन से निर्वाचन से जीते थे, पश्चिम बंगाल से जीते थे, किस समिति के अध्यक्ष थे, कब क्या किया, इनके बारे में आपको जरूर देखना है और ये आपका काम है, यानी कि इन चीजों के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे आप क्या आएगा, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के रूप में सदस्य नहीं थे, कौन से प्रधानमंत्री। इसी तरह राष्ट्रपति के बारे में पूछेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पूछेंगे, यानी कि उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में क्या पूछेंगे, एक तो पूछ सकते हैं कि विशेष, विशेष का मतलब है कुछ उनके साथ कुछ घटित हुआ हो, जैसे कौन कौन से। एक तो है वीवी गिरी, वीवी गिरी। अब वीवी गिरी के साथ क्या हुआ कि इसमें एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। अगर फर्स्ट राउंड में किसी राष्ट्रपति को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो दूसरी बार गणना की जाती है, गणना की जाती है। ऐसे मतलब भारत के इतिहास में पहली बार केवल पहले राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनके चुनाव में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब इनके लिए इनके चुनाव में दूसरी बार गणना की गई। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिनके दूसरी बार गणना की गई, वो थे वीवी गिरी। कौन से, वीवी गिरी। गिरी में क्या है, ग है, ग से क्या हो गया, गणना। ठीक है, गणना यानी कि कौन से राष्ट्रपति, वीवी गिरी। इसी तरह आपके नीलम संजीव रेड्डी, नाम सुना होगा तो आपने। नीलम संजीव रेड्डी क्या है, अब आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी पहले तो एक बार खड़े होने के बाद में राष्ट्रपति चुनाव में यह हार गए थे। हारने के बाद में फिर इनको 1978-79 में लगभग जब भाजपा की सरकार आई थी, उस समय भाजपा तो नहीं बोल सकते लेकिन भाजपा समर्थित जो सरकार थी इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद में, तब इनको खड़ा किया गया। तो इनको पहली बार भारत में किसी राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया, यानी कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया। तो आगे क्या है, नीलम संजीव रेड्डी में नी है, तो नी से क्या बन रहा है आपके, निर्विरोध। निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इसी तरह आपके एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, नाम सुना होगा आपने। ज्ञानी जेल सिंह वही राष्ट्रपति थे जिनके समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। किनकी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी को इन्होंने शपथ दिलवाई थी। ज्ञानी जेल सिंह के समय आपको पता होगा सर्वप्रथम कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, कौन से वीटो का, जेबी वीटो। और जेबी वीटो में आगे क्या है, जेल सिंह में ज, तो जैसे क्या याद रखोगे, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। इस तरह के आपको चीजों को ध्यान रखना होगा राष्ट्रपति से संबंधित, और बाकी चीजें आप याद कर लेना। इसी तरह आपको प्रधानमंत्री से संबंधित आपको कुछ चीजें याद करनी होगी, जैसे आपके चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह। अब चरण सिंह में क्या है, चरण का मतलब है पांव, चरण का मतलब क्या है, पांव। तो चरण का मतलब पांव, यानी कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पांव कभी भी लोकसभा के किसी भी सदन में नहीं पड़े प्रधानमंत्री के रहते हुए, जिससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि इन्हें किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लिया, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी इनका लोकसभा में या राज्यसभा में गए ही नहीं है। ठीक है, नहीं गए। इसी तरह आपके विश्वनाथ सिंह, इनका पता है, विश्वनाथ सिंह, यानी कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, जिस कारण भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या दिया गया, इस्तीफा दिया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास में क्या है, अविश्वास, इसमें भी विश्वास। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। बाकी भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता आपको पता है इससे, जैसे भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय जो एशिया एकता का सम्मेलन किया गया, उसके बाद में चीन और भारत के मध्य पंचशील का समझौता हुआ। उस पंचशील के 5 बिंदु आपको ध्यान रखना है, उसमें से आपको यह पूछ सकता है कि इसमें से पंचशील कौन सा नहीं है। इसी बाद में 1955 में फिर एशियाई एकता के लिए आपको बांडुंग सम्मेलन किया गया इंडोनेशिया में 1955 में, उसमें 29 देशों ने भाग लिया। इसमें ही सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता का विचार दिया गया। गुटनिरपेक्षता को मूर्त रूप देने के लिए 3 देशों ने 1961 में बेलग्रेड के, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड में 1961 में क्या किया गया, यानी कि बेलग्रेड में ही
आपके जो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन किया गया, और इसकी जो अध्यक्षता की वो पर युगोस्लाविया ने की गई, क्योंकि जहां पर गुट निरपेक्षता का जहां सम्मेलन होता है वहां वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। इसमें यही प्रावधान है। इसके बाद में आप चलोगे तो आगे इस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का कौन कौन सा योगदान है। शांति का एकता प्रस्ताव हो गया, या फिर भारत ने, जिसे आपके भी पूछ सकता है कि भारत ने अभी तक यूएनओ में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी बार कितने वर्षों के लिए स्थायी सदस्य रहा है। जैसे आपके पूछ सकते हैं, भारत का 8वीं बार अभी कार्यकाल चल रहा है, 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। 7 बार पहले बन चुका है और अभी 8वीं बार इसका सदस्य के रूप में कार्यकाल चल रहा है सुरक्षा परिषद के रूप में। आप सब जानते होंगे, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, तब आपके संविधान का 1% गलत नहीं होगा। तो आपको जो मैंने बताया वो आपको याद करना है, और उम्मीद है कि आपसे गलत नहीं होगा, और आपके सब में कंप्लीट करता जाऊंगा ताकि आपका 1% गलत ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।